एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। यह खबर कम से कम भारत के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस खबर की खबर को इंग्लिश में पब्लिश किया है लाइव लॉ ने। उनके अपना वेबसाइट है, पोर्टल है, और यह कानून के मामलात पर खबरें, आर्टिकल्स, स्टोरीज पब्लिश करते हैं। प्रोमिनेंट पोर्टल है भारत को। हेडिंग हम जो लाइव लॉ ने लगाई है वही बता रहे हैं आपको। इंडिया शुड सस्पेंड मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इसराइल। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट बाय एक्स ब्यूरोक्रेट्स एकेडमिक्स। और गुरसिमान कौर बख्शी की ये पूरी स्टोरी है। 4 तारीख को पब्लिश की है, 6:24 को शाम में। उसका हिंदी रूपांतरण ट्रांसलेट करके हम आपको पूरी खबर बताने की कोशिश करेंगे और फिर अपना थोड़ा सा तबसरा भी होगा। खबर आप सुन लें पूरी। आज पूर्व नौकरशाहों, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ शिक्षाविदों ने इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए भारत के विभिन्न कंपनियों को किसी भी मौजूदा लाइसेंस अनुमतियों को रद्द करने और नए लाइसेंस अनुमतियों के अनुदान को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि गाजा में इजराइल की घेराबंदी के दौरान इजराइल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्यात अनुच्छेद 51C के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान के साथ दूसरे के साथ याचिका में मांग की गई है कि भारत को इजराइल को अपना सहायता, विशेष रूप से सैन्य उपकरण से अपनी सैन्य सहायता को तुरंत निलंबित करना चाहिए। जहां तक इस सहायता का उपयोग नरसंहार कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय और अन्य अनिवार्य मानदंडों के उल्लंघन में किया जा सकता है। कानून भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इजराइल को पहले ही दिए जा चुके हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या इस तरह से नहीं किया जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो। याचिका की जो डिटेल है, विवरण है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब नंबर 1 पॉइंट 5 लाइव लॉ ने लिखा हुआ है। नंबर 1 लिखा हुआ है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनी दायित्व। याचिका में कहा गया है कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों में बंधा हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि किसी भी निर्यात या इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन में किया जा सकता है। भारत 1948 में नरसंहार कन्वेंशन, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर और पुष्टि की है, के तहत नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने के लिए बाध्य है। नरसंहार कन्वेंशन का अनुच्छेद, ये उन्होंने नीचे रेफरेंस दिया है, नरसंहार में राज्यों की संलिप्तता को दंडनीय अपराध बनाता है। संभवतः युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को हथियारों की आपूर्ति न करने का दायित्व सीधे तौर पर जिनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 1 पर आधारित दायित्व है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। इन सम्मेलनों में सन्निहित सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनिवार्य मानदंड हैं। पिटीशन में कहा गया है कि याचिका में 26 जनवरी 2024 के हालिया फैसले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हवाला दिया गया है, जिसमें ICJ ने
अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत गाजा पट्टी में दायित्वों के उल्लंघन के लिए इजराइल के खिलाफ अंतिम उपाय का आदेश दिया था। अंतिम उपाय में फ़लस्तीनी लोगों पर इजराइल द्वारा की जा रही सभी हत्याओं और विनाश पर तत्काल सैन्य रोक शामिल है। इस फैसले के आलोक में याचिका में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इजराइल को हथियारों और सैन्य गोला बारूद के हस्तांतरण के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया, जो मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और गंभीर उल्लंघन हो सकता है और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में राज्य की मिलीभगत का खतरा हो सकता है। याचिका में पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की नीतियों और प्रथाओं में से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों पर ICJ के 19 जुलाई के फैसले का भी हवाला दिया गया है। इसमें ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका ने माना कि फ़लस्तीनी लोगों पर असंगत हिंसा के उपयोग के माध्यम से एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में इजराइल द्वारा अपनी स्थिति का निरंतर दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बुनियादी सिद्धांतों और उल्लंघन करता है और कब्जे वाले क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति को गैर कानूनी बताता है। इसलिए याचिका में कहा गया है कि भारत इजराइल को कोई भी सैन्य उपकरण या हथियार निर्यात नहीं कर सकता जब गंभीर खतरा हो कि इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध करने के लिए किया जा सकता है। याचिका में दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत को इजराइल को कथित निर्यात सीधे तौर पर फ़लस्तीनियों की मौत में सहायता और बढ़ावा देता है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है और हथियार और गोला बारूद निर्यात करने की राज्य की कार्रवाई सीधे तौर पर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान फ़लस्तीनियों की मौत में मदद और उकसा सकती है और यह सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है याचिका में कहा गया है कि भारत ने दिसंबर 2023 में गाजा में तत्काल युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन अप्रैल 2024 में युद्ध विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के प्रस्ताव पर मतदान से भारत का अनुपस्थित रहना भारत की मिलीभगत के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। नरसंहार पर ICJ के फैसले के बावजूद युद्ध में सहायता करने में इसके अलावा ये कहा गया है कि यह दावे विश्वसनीय रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं कि भारतीय अधिकारियों ने युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल को युद्ध सामग्री के निर्यात के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सहित विभिन्न कंपनियों को हथियारों के निर्यात के लाइसेंस दिए हैं और इजराइल द्वारा नरसंहार पर ICJ के फैसले के बाद भी। याचिका में कहा गया है कि हथियारों और युद्ध सामग्री के निर्माण और निर्यात से जुड़ी भारत की कम से कम 3 कंपनियों को गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान भी इजराइल को हथियार और युद्ध सामग्री के निर्यात के लिए लाइसेंस दिया गया है। ये लाइसेंस या तो विदेश व्यापार महानिदेशालय या रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त किए गए हैं, जो दोहरे उपयोग और विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए हथियारों और युद्ध सामग्री के निर्यात को अधिकृत करते हैं। याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को अपने उत्पादनों को इजराइल भेजने की अनुमति दी गई। अप्रैल में कंपनी ने फिर से इजराइल से रिपीट ऑर्डर के तहत उसी उत्पादन को निर्यात करने के लिए आवेदन किया था। इसका अनुमोदन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विचाराधीन है। आवेदन DGFT के विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग को किया गया था, जो दोहरे उपयोग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हथियारों और युद्ध सामग्री के निर्यात के लिए लाइसेंस को अधिकृत करता है।
इसमें आगे कहा गया है, एक निजी भारतीय कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड IPL कम से कम 2021 से DGFTC से स्कोमेट लाइसेंस के तहत इजराइल को विस्फोटक और युद्ध और संबंध सहायता उपकरण निर्यात कर रही है। IPL को इन वस्तुओं को 3 बार निर्यात करने की अनुमति दी गई है। कम से कम पिछले साल गाजा पर इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद से 20 नवंबर 2023 और 1 फरवरी 2024 को मंजूरी के साथ हैदराबाद स्थित संयुक्त उद्यम अदानी एल्बर्ट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जिसमें अदानी समूह की नियंत्रण हिस्सेदारी है, ने 20 से अधिक वर्षों के लिए विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए भारतीय निर्मित एरो स्ट्रक्चर और सब सिस्टम के रूप में हथियारों का निर्माण और निर्यात किया है। 2019 और 2023 के बीच इजरायली सेना को हर्मीज 900 SUV सैन्य ड्रोन, हर्मीज ड्रोन, अदानी एल्बर्ट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड के सामान गाजा में इजरायली रक्षा बलों के सैन्य अभियानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 में उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने 36 महीनों में वितरित किए जाने वाले 22 हर्मीज 900 के ऑर्डर प्राप्त हुए और सबसे हालिया वित्तीय रिपोर्ट में पता चला है कि अदानी एंटरप्राइजेज की नई सहायक कंपनी अदानी इजराइल लिमिटेड को इजराइल में शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में तीसरा जो डिटेल उन्होंने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन के साथ, वो कुछ इस तरह से, हथियार निर्यात लाइसेंस देना भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि इन कंपनियों द्वारा निर्यात की रिपोर्टों के साथ इन लाइसेंसों और अनुमोदनों को प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत नहीं है और उसकी भावना के अनुरूप है, असंवैधानिक गारंटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, उसके अर्थ और सामग्री को बढ़ाने के लिए उसका पालन किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 51C और संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 253 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए संसद की सक्षम शक्ति में निहित है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत के बाध्यकारी दायित्वों का उल्लंघन करते हुए इजराइल को सैन्य निर्यात के लिए कंपनियों को लाइसेंस देने में राज्यों की कार्रवाई मनमानी, अनुचित है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जिन लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उनका विवरण आप जान लें, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं, एकेडमिक शामिल हैं और जो बाकी लोग हैं, तो थोड़ा सा विवरण हम यहाँ पर देंगे। श्री अशोक कुमार शर्मा, ये सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, राजनयिक हैं, जो 1981 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 2017 में सेवानिवृत्त हुए। सुश्री मीना गुप्ता, ये एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, इन्होंने 1971 से 2008 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया। श्री देव मुखर्जी, ये 1964 बैच के हैं। श्री अचिन वाणिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के पूर्व डीन हैं। श्री जीन ड्रेज, विकास अर्थशास्त्री, वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। श्री थोदोर मदाबुसी कृष्ण, भारत के शास्त्रीय संगीत की कठोर
कर्नाटक परंपरा के प्रमुख गायकों में से हैं। डॉक्टर हर्ष मंदर, ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है, आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत बड़े मानवाधिकारों के रक्षक भी हैं। मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता हैं ये, लेखक हैं, स्तंभकार हैं, शोधकर्ता हैं और शिक्षा सेंटर फॉर एक्टिविस्ट स्टडीज़ के अध्यक्ष हैं, जो वंचित समूहों के न्याय और अधिकारों के लिए सार्वजनिक नीति और कानून के विश्लेषण और विकास के लिए समर्पित है। श्री निखिल डे, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्यों में से हैं। श्री विजयन मल्होत्रा जोसेफ दिल्ली स्थित एक शोध विधान और नीति विशेषज्ञ हैं। श्री फिरोज मीठी बोरवाला, ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष शांति कार्यकर्ता हैं। वे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति मामलों के विशेषज्ञ हैं, लिखते हैं, व्याख्यान देते हैं। सुश्री प्रकृति, ये दिल्ली स्थित एक शोधकर्ता और कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने ये पिटीशन दाखिल की है। मसला आप इन ब्रीफ समझ लें। 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है। आज 11 महीने तकरीबन उसको हो चुके हैं मुकम्मल। फ़लस्तीन के अंदर अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं और फ़लस्तीन की अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 43,000 लोग शहीद हुए हैं। इनमें आधे से ज़्यादा बच्चे और औरतें शामिल हैं मरने वालों में। यह जो खून खराबा कत्लेआम वहाँ चल रहा है, जिन हथियारों से चल रहा है, उसमें भारत से भेजे गए हथियार भी शामिल हैं। भारत से इसराइल को हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं वहाँ, और वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं फ़लस्तीन में कत्लेआम के लिए, जेनोसाइड के लिए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट जो मूव किया है वो इसी बात को लेकर के किया है कि भारत सरकार जो कर रही है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटी भारत ने साइन की हुई है उनका उल्लंघन है, जिनेवा कन्वेंशन उसका उल्लंघन है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए रोक लगाए। बहुत बार कोशिशें हुई कि सीज फायर हो। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 नेशन सॉल्यूशन और सीज फायर के पक्ष में रहता है और फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता है। वो अनुपस्थित भी रहता है जब इसराइल के साथ हथियारों की कोई डील की बात होती है या इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की बात होती है, यानी दोनों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे भारत के जाने माने लोग। अब देखते हैं इस पर क्या होता है।